अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 31। हमने 29 पढ़ा, 30 एंड नेक्स्ट 31। इसमें पढ़ना है कंट्रोल एडजस्टमेंट के बारे में। कंट्रोल्स पहले भी डिस्कस हुआ है। जो भी आपको रिस्क वगैरह होते हैं, थ्रेट्स वगैरह होते हैं, उसके अगेंस्ट आप कंट्रोल्स यानी कंट्रोल मीन सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं जैसे कि अगर मुझे कोई फायर का खतरा है तो मैं फायर अलार्म लगाऊंगी, तो ये क्या है? कंट्रोल है। क्या है? सिक्योरिटी मेजर है। एडजस्टमेंट से क्या मुराद है? लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस हुआ कॉस्ट ऑफ द डिवाइसिंग कंट्रोल। जो आपने कंट्रोल सजेस्ट किया है वो शुड नॉट क्रिएट द पोटेंशियल बेनिफिट बीइंग इंकेस्ड। अगर कोई आपको खतरा हो जाता है तो लॉस हो जाता है। अब वो लॉस कम है और आपने सिक्योरिटी ज्यादा पैसा लगा दी है, उस लॉस के होने से इतना नुकसान नहीं है, लेकिन आपने उसकी सिक्योरिटी मेजर करने के लिए बहुत कॉस्ट लगा दी है, तो ये गलत है। तो कंट्रोल एडजस्टमेंट क्या है कि आपका कॉस्ट एक्सीड नहीं करनी चाहिए बेनिफिट जो होना उससे ज्यादा। ठीक है, इसमें पहले भी बात की थी कि जो पहले से कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पे खत्म है नहीं करने चाहिए जब आप कंट्रोल एडजस्ट कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि न्यू सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं तो पुराने सिक्योरिटी मेजर्स आपने खत्म नहीं करने, ट्राई करनी है कि अगर वो इफेक्टिव है तो इन्हें अभी भी रखना है। ठीक है, सिक्योरिटी टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें यही बात होगी कि आपने जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं ट्राई करनी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब विद इन द कॉस्ट हो, विद इन द बजट हो, एक्सीड ना करें। ठीक है। अच्छा, आईटी गाइडलाइंस, कुछ सिक्योरिटी इशू के ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी है आईएफएसी स्टेट्स ने, ये आपको मैं पढ़ा देती हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इसने गाइडलाइन दी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, इसने क्या किया है कि डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी, देखें हर रिस्क के लिए जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है ना वो डिफरेंट होती है। हर रिस्क के लिए एक जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, हर रिस्क के लिए महंगी एक रिस्क है, उसके लिए आप महंगी तरीन सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। रिस्क के अकॉर्डिंग उसकी सिक्योरिटी आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, करें एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है एनी ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर, जब वो सिक्योरिटी लेना तो कॉस्ट फैक्टर मेथड वेरियस फैक्टर को कंसीडर रखे। फैक्टर क्या रखे कि ये जो इन्फॉर्मेशन एसेट है जो मैंने प्रोटेक्ट करना है ये कितना अहम है। ज्यादा अहम होगा तो ऑब्वियसली आप कॉस्ट पे क्या लगाएंगे? ज्यादा। फिर आपने देखना है कि आपने इस एसेट को बचाने के लिए कौन से मेजर्स लिए, सेफ गार्ड कौन से तरीके, और अगर इन सेफ गार्ड को आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। आपने ऑप्टिमम बैलेंस रखना है किसमें? हार्म राइजिंग, एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं, सिक्योरिटी लीक। अगर सिक्योरिटी लीक करने से जो नुकसान हो रहा है और जो कॉस्ट आप लगा रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि सिक्योरिटी जो लीक होने का मसला आ रहा है उससे, इसमें ना एक बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि सिक्योरिटी ब्रीच कम हुई है को ज्यादा लगा दिया है या कॉस्ट कम है सिक्योरिटी। अक्सर ये है कि एक रिस्क पे ज्यादा सिक्योरिटी मुझे लग रहे हैं, आप लो कॉस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, आपने इन दोनों में बैलेंस करके चलना है। ठीक है, लेवल ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, आपको पता है इंटेग्रेशन क्या होती है कि आपकी चीजें करेक्ट रहें। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं आना। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें वो आपसे कह सकते हैं कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए हर पर्सन की। ये आपको इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर फॉर सिक्योरिटी टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, कि सिक्योरिटी कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ये जरूरी है कि आप हर बंदे के जो किरदार है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो क्लियरली बताएं। अगर हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी सही से पता होगी तो सिक्योरिटी लेवल हाई होगा, अच्छा सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड हो सकेगा। तो ये लॉन्ग भी आ सकता है कि सिक्योरिटी के कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए हर इंडिविजुअल के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? असाइंड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने की पूरी जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पे, जो टॉप मैनेजमेंट होती है जो सारा काम देखती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल कौन से होते हैं? ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी को डिजाइन करने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में, मैनेज करने में, और जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उसको रिव्यू करते हैं। जो आपने मैंने बताया सिक्योरिटी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने रूल्स और गाइडलाइंस दी है। तो जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं ये इन्हीं सिक्योरिटी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको मैनेज करते हैं, इनको रिव्यू करते हैं। डाटा एनालिस्ट कौन है? डाटा एनालिस्ट देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके सिस्टम में उसकी सेंसिटिविटी क्या है, वो कितनी खास है, कितना जरूरी है। उसी के हिसाब से वो इस सेंसिटिविटी का पता लगाएंगे और आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। प्रोसेस ओनर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग के जो आपको मसला है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंसिस्टेंट, आपने सिक्योरिटी पॉलिसी में जो बातें लिखी थी उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के जो जिम्मेदार होंगे वो प्रोसेस ओनर होंगे, और जो टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे वो किसकी जिम्मेदारी होगी? टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की।
जो यूजर्स होंगे यानी जो एम्प्लॉयज होंगे कंपनी के, वो किस चीज़ के जिम्मेदार है? ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी पॉलिसी में गाइडलाइंस लिखी है उसको फॉलो करने के जिम्मेदार कौन है? यूजर्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स क्या होते हैं? ऑडिटर होते हैं जो एग्जामिन करते हैं चीज़ों को। इन ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि अगर तो कोई मसला हो जाता है, इनका काम है उस मसले को पहचानना और उसको रिपोर्ट करना, और रिपोर्ट करते वक्त किसी बात का ख्याल नहीं रखना कि इसको नुकसान हो जाएगा, इस बंदे का नुकसान हो जाएगा। उनका काम ही यही है कि उन्होंने चेक करना है और रिपोर्ट करनी है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस, मतलब एक अपनी जो एक बाइस है वो कोई लॉजिक नहीं देनी, उस सब चीज़ों से हटके ईमानदारी तरीके से जो चीज़ है उसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटी डिपार्टमेंट ने वीक पासवर्ड पॉलिसीज यूज़ की हैं तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को, इस बात को छुपाएगा नहीं। तो सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव रहे, अच्छी रहे, तो हर एक को उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने देनी है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम करें और सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करें, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ना है रिपोर्ट प्रिपरेशन। देखें, आपने एक चीज़ पढ़ी थी सिक्योरिटी रिव्यू, जिसमें आप देखते थे कि आपकी करंट जो अदारा है उसकी सिक्योरिटी क्या है। इसका फाइनल फेज है रिपोर्ट प्रिपरेशन, जिसमें आप जो अपनी फाइंडिंग्स आपको मिल गई है ना, पिछले लेक्चर में आपने देखा आप फाइंड वगैरह कर रहे थे कि क्या कोर्सेज हैं, किस वजह से होते हैं, क्या रिकमेंडेशन है, मतलब कौन से कंट्रोल, तो इनकी एक फाइनल रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप ये सारी चीज़ें मेंशन है करेंगे। नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट पे पहले भी बात हुई है नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचाती है, जो इन्फ्लिक्ट पेन देती है, इंजरी, इविल, पनिशमेंट, सारे क्या होते हैं? थ्रेट। थ्रेट जानबूझ के भी हो सकते हैं और कुदरती भी हो सकते हैं। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, और एक्सीडेंटल जो ऐसे ही हो जाए, ठीक है। थ्रेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो कह रहे थ्रेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं बेसिस पर। किस बेस पर? कि थ्रेट अक्कर कैसे हुआ, नेचर क्या है थ्रेट के होने की, मतलब एक्सीडेंटल हुआ, कुदरती हुआ, ये जानबूझ के किया। कुदरती मतलब एकदम से जलजला आ गया तो ये कुदरती थ्रेट है, एक्सीडेंटल है तो ये नेचर क्या है इसकी? कुदरती। और डेलिबरेटली क्या है कि एक एम्प्लॉय आपने उसे फारिग कर दिया जब से वो आपसे नाराज हो गया और आपका डाटा लीक कर दे, तो उसने जानबूझ के किया। ये हैकर अटैक करता है तो वो जानबूझ के करता है, सोच समझ के। तो आप थ्रेट को कैसे पता लगाएंगे कि इसका नेचर क्या है? नेचर के हवाले से ही आप मेजर्स लेंगे ना। और फिर आपने देना है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ थ्रेट विच कैन आइदर बी। अब सोर्स क्या है, किधर से आ रहा थ्रेट? इंटरनल थ्रेट। अगर एम्प्लॉय कर रहा है जानबूझ के चीजों को खराब तो इंटरनल थ्रेट है, और अगर बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो वो कौन सा थ्रेट है? एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है। थ्रेट दो किस्म के होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल पे बात हो गई थी, जो आपकी फिजिकल चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, आपकी बिल्डिंग को पहुंच गया, आपकी कंप्यूटर्स को, आपके सर्वर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, तो ये फिजिकल थ्रेट्स है। और लॉजिकल क्या होता है? जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह को नुकसान पहुंचाता है जिसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। ये सारा इसलिए नहीं डिटेल बता रही कि पिछले लेक्चर में कंप्लीट ये टॉपिक है। अगर आपने ये पढ़ना है या पिछले लेक्चर, तो आपने ये टॉपिक उसमें से देख लेना कि किसने मैंने ये डिस्कस किया, तो आप पढ़ लीजिएगा। फिजिकल थ्रेट की बात हो गई है। इसमें था फिजिकल थ्रेट में एक मिसाल थी लास्ट लेक्चर में कि फिजिकल थ्रेट में फायर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है और एनर्जी वेरिएशन भी हो सकता है। ये भी एक फिजिकल थ्रेट है। फिजिकल थ्रेट क्या है? कि आपकी पावर सप्लाई आगे पीछे हो जाए। इसमें ये तीन है कि एनर्जी वेरिएशन इन तीन टाइप्स की हो सकती है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यूज आ सकता है। स्पाइक्स होता है, स्पाइक्स क्या होते हैं? सर्जेस क्या होती हैं? एकदम से आपकी पावर सप्लाई में सडन इंक्रीज हो जाए। और ब्राउन आउट्स क्या होते हैं? कि एकदम से पावर सप्लाई में देखें ज्यादा वोल्टेज हो जाए, ज्यादा पावर सप्लाई हो जाए, तब भी आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। और अगर कम सप्लाई हो जाए तब भी डैमेज हो सकता है। और ब्लैकआउट्स मतलब टोटल लॉस ऑफ पावर हो जाए, ठीक है, ठीक है, मुकम्मल तौर पे पावर लॉस हो जाए, इसे कहते हैं ब्लैकआउट। तो एनर्जी वेरिएशंस की ये तीन टाइप्स हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इस क्या रेमेडीज हैं इस पावर वेरिएशन से? कैसे ये आप यूपीएस लगा लें। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। इससे आपका ये जो मसला है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर लगाएं ताकि उसे पता हो कम हो रहा है, तेज हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर ले, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स लगाएं। यानी ये तीन मसले हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए तीन चीजें हैं, यूपीएस, सर्किट ब्रेकर और वोल्टेज रेगुलेटर। और अगर और कोई मसला है तो अलार्म लगाएं, फायर एक्सटेंशन सिस्टम लगाएं, ठीक है। शुड नॉट फेल। अगर टोटल पावर लॉस हो जाता है तो ये चीजें फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें ये चैप्टर छोटा सा था, इजी था, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, इजीली मैंने आपको बता दिया है। कोई इशू हो तो आपने डिस्कस कर लेना है। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।